हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलेरिया बुखार के बारे में चर्चा करते हैं कि मलेरिया बुखार क्या होता है, कैसे फैलता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो मलेरिया के बारे में मैं आपको आज जानकारी देता हूँ। मलेरिया बुखार आप सबको आया होगा, आपके घर में परिवार में किसी न किसी को ज़रूर आया होगा। तो ये बुखार है, ये है प्लाज्मोडियम से फैलने वाली बीमारी है जो कि मच्छरों में ट्रांसफ़र हो जाती है और मच्छर जब हमें काटते हैं तब हमें ये बीमारी फैलती है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लाज्मोडियम के बारे में नहीं पता। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आप नॉर्मली जानते होंगे। बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में हम सब लोगों ने सुन रखा है। वायरस, अभी एक कोविड बीमारी आई जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। जैसे एक होता है बैक्टीरिया, जो आप देख रहे हैं, एक बैक्टीरिया। एक है आपका जो है आर्किया, वायरस से आप हाल फिलहाल में ही परिचित हैं। और एक है प्रोटोजोआ। इसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इन सबको माइक्रो का मतलब है छोटा, और छोटा देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो ये सब ऑर्गेनिजम्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इन्हीं सब की कैटेगरी में आगे चलते हैं, एल्गी और फंगस। आपको सबको पता है कि इन सब से किसी न किसी तरीके का छोटा मोटा रोग होता है। तो बैक्टीरिया से आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी है, सिफिलिस है और टाइफाइड है। ये सब किससे होती हैं? यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। इसी तरीके से अगर हम वायरस की तरफ चलें तो वायरस से आपको पता है क्या हो सकता है? HIV आपने सुना होगा, यानी एड्स। उसके अलावा आपने सुना होगा अभी कोविड, ठीक है। तो ये भी किससे? वायरस से होने वाली बीमारी है। आपको पता है प्रोटोजोआ, ये नहीं सुना आपने, ये प्रोटोजोआ नहीं सुना, यही आज आपको जानना है। इससे क्या होता है आपका? प्रोटोजोआ से आपको पता है, एक तो डायरिया जो होता है वो अमीबा की वजह से होता है, आपने सुना होगा डायरिया। उसके अलावा आपका दूसरा जो बीमारी है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ वो है मलेरिया। इसके ऊपर आज आपको फोकस करना है, मलेरिया पर। ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। आज अच्छे से जान लो। एल्गी, इससे कोई बीमारी नहीं होती है। आपको बताइए फंगस, फंगस से आपको खाज खुजली जितनी भी चीज़ें हुई हैं ये सब फंगस की वजह से होती हैं। तो ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चर्चा कर चुके। अब हम आगे चलते हैं कि मेन मलेरिया का टॉपिक है, हम मलेरिया के बारे में बताएंगे। मलेरिया फैलता कैसे है? लोगों को ये भ्रम रहता है या अज्ञानता रहती है कि मलेरिया मच्छरों से होता है। मच्छर इसको सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, यानी फैलाते हैं। असली जो पॉजिटिव एजेंट है वो है आपका प्लाज्मोडियम। मच्छर के अंदर अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो वो किसी भी सूरत में आपको मलेरिया नहीं फैला सकता। यदि आपके एरिया में, यदि आपके गांव में मच्छरों के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो वो आपको दिन रात काटते रहें और आपको कोई भी मलेरिया की बीमारी नहीं हो सकती। अब ये होता कैसे है? मान लीजिए आपके गांव में, आपके एरिया में एक व्यक्ति को मलेरिया है। उस व्यक्ति को कोई मच्छर ने काटा, ठीक है। उस मच्छर के अंदर क्या चला गया आपका? उस मच्छर के अंदर ये प्लाज्मोडियम एंटर कर गया। इस मच्छर ने हमें काटा, इसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर गया। ये अगेन किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, ठीक। जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तब ये ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ। जैसे कि ये एक व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं ये मलेरिया पॉजिटिव था। ये क्या है? ये मलेरिया पॉजिटिव है। अब यहाँ से इस मच्छर के अंदर क्या चला गया? ये प्लाज्मोडियम चला गया। प्लाज्मोडियम यहाँ से मूवमेंट करता है और इन मच्छरों में अंदर जो है इसका मल्टीप्लाई होता है और बहुत सारे क्या बना देता है? स्पोरोजोइट बना लेता है। अब स्पोरोजोइट, अब ये अगेन कोई अनदर पर्सन है जिसमें ये अगेन बाइट करता है और अपना ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर यहाँ छोड़ देता है। अब ये किसी सेकंड पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम आ चुका है और ये इन्फेक्शन की स्टेज स्टार्ट हो गई। अब इस व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट होने के बाद मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कहाँ होता है? ये लिवर में मल्टीप्लाई होता है। लिवर के अंदर जो RBC होती है इसको कहते हैं इन्फेक्टेड लिवर। अब ये इन्फेक्टेड लिवर है, RBC में मल्टीप्लाई हो गया। ये RBC के अंदर जो है प्लाज्मोडियम पहुँच चुका है और इसकी पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेशन होने के बाद ये अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से इस व्यक्ति में मलेरिया फैल चुका है। अब इस व्यक्ति को अगर कोई
अन्य मच्छर काटेंगे तो वो फिर यहाँ से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही एक स्टेज है, ये आ गया यहाँ। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको मच्छरों ने दोबारा काटा और दोबारा काटने के बाद जो है फिर ये साइकिल स्टार्ट होगी। इस तरीके से हमारे जो है एरिया में या किसी पर्टिकुलर गांव में बीमारी फैलने लगती है। तो अब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को रात मच्छरों ने काटा था और आज ही बुखार आ गया। ऐसा नहीं होता, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आप सुनिए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं उस गांव चला गया था, वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा थे, या मैं उस शहर में चला गया था, वहाँ बहुत मच्छर ज़्यादा थे और वहाँ रात में मैं काट लिया, अगले दिन से बुखार आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई चीज़ पहुँचती है, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगी, पूरे शरीर में फैलेगी नहीं, तब तक हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और कोई भी चीज़ फैलने में एक सीमित वक्त लगता है, उसको कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जब हमारे अंदर प्लाज्मोडियम एंटर किया, जब हमारे बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम क्या किया, एंटर किया, तब से और जब उसके क्या होने लगते हैं, सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। सिम्टम्स जब नज़र आएंगे तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पीरियड को कहते हैं क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो मलेरिया के केस में, यानी जनरल में बात करूं तो मलेरिया के केस में 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी 1 से 2 सप्ते। 1 से 2 सप्ते बाद ही आपके अंदर लक्षण दिखाई देंगे। ये नहीं कि रात में काटा अगले दिन से बुखार आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक प्रॉपर वे में वो प्लाज्मोडियम अंदर आपके बॉडी में फैल नहीं जाएगा, तब तक आपको मलेरिया नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप समझ लो कि 1 से 2 सप्ते बाद आपके अंदर लक्षण आएंगे, तब आपको मलेरिया बुखार का जो है एहसास होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्या मलेरिया के मुख्य लक्षण। मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, सबको पता है, जिसको हो चुका है उसको ज़रूर पता होगा कि पहला लक्षण यही है, ठंड लगने के साथ बुखार होता है। जब भी मलेरिया होगा आपको बुखार आएगा, बुखार आएगा तो उसके साथ कपक भी छूटने लगेगी, यानी आपको ठंड महसूस होगी। उसके बाद 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको बुखार आएगा और उसका पसीना आकर के बुखार वो चला जाएगा। उसके बाद अगला लक्षण क्या है, हर 2 से 3 दिन बाद बुखार आता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो आपकी बॉडी में फैल चुका है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है सेकंड थर्ड डे। तो जब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या, एक फीवर का रूप दे देता है और आपको बुखार आने लगता है। इसमें जो मलेरिया के कई सारे टाइप हैं, जो प्रकार हैं, उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये 4 टाइप के कॉमन मलेरिया होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फैल्सीफेरम और वाइवेक्स फैलता है अपने एरिया में जो है। तो इसमें क्या होता है कि कपकपी के साथ ठंड लगती है और इसके आपको 36 से 48 घंटे तक के बाद जो है बुखार देखा गया है। इसके बाद जो अगला लक्षण है वो आप देखेंगे, तीव्र सर दर्द के साथ बुखार। तो इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ आपके सर में दर्द होगा और उसके साथ आपको बुखार आएगा। ये इसकी अपर लिमिट, यानी इसकी जो बीमारी की वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। उस केस में आपको सिर दर्द तेज होगा। और इसके बाद इसमें जो बॉडी के कुछ ऑर्गन होते हैं, जिसको स्प्लीन कहते हैं और लीवर कहते हैं, इनके साइज जो है बढ़ जाता है। ये अगली स्टेज है। इसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज की भी मात्रा धीमे धीमे घटने लगती है। इस वजह से शरीर में वीकनेस आने लगती है। और जब वीकनेस आएगी तो अगला लक्षण क्या होगा, गंभीर मामलों में मूर्छा, यानी क्या होगा, व्यक्ति गंभीर मामलों में मूर्छित होने लगेगा, यानी उसको वीकनेस आने लगेगी, गिर सकता है वो, ठीक है। और सीरियस कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा जो है वो कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो गिरते ही या बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा हमारे जो है दिमाग तक, तो कमज़ोरी की वजह से हम मर भी सकते हैं। उसके अलावा हाथ पाँव में ऐंठन भी हो सकती है। ये सीरियस कंडीशन है इस मलेरिया की, इसको हल्के में ना लें, बहुत भयंकर बीमारी है। जब जान जाती है तब पता चलता है कि कितनी सीरियस थी। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है, हमारे दिमाग तक रक्त की पूर्ति नहीं पहुंच पा रही, वहाँ तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रही, तो हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। इससे क्या होगा, हमारे हाथ पाँव ऐंठन की तरफ जाएंगे और हमारे हाथ पाँव में ऐंठन सी महसूस होगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर कि मलेरिया से बचाव क्या करना है। आपको पता है मलेरिया मच्छर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पनपते रहते हैं और उन मच्छरों से सबसे अच्छा उपाय है बचने का कि उन मच्छरों को मार दो, उन मच्छरों से बच के रहो। तो आपको करना क्या है, आप अपने आसपास, घर के आसपास मच्छर ना पनपने दें। जहाँ भी पानी भरा हो, आपको पता है मच्छर हमेशा पानी में ही अपना प्रजनन करता है।
तो आसपास आपके क्षेत्र में पानी भरा हो तो पानी हटा देना है आपको जो है। उसके अलावा आप झाड़ियाँ हैं, आपके आसपास गंदगी पड़ी है, उसको आप हटा दो। कहीं पानी टायरों में, टूटे फूटे बर्तनों में ना रहे। आप शाम के वक्त जो है फुल बाजू के कपड़े पहन के रहें। रात में सोएं तो मच्छरदानी लगा के सोएं। कमरे में अगर मच्छर हैं तो उसमें ऑल आउट जला लें, आप कॉइल जला लें। ये आज के समय में सुविधाएं आ चुकी हैं, इनसे आप बचें। पहला काम आपका बचने का है। फिर भी यदि आपको मलेरिया हो जाता है तो आज के समय में बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं। उन दवाइयों से आपको बचाया जाता है कि आपकी सीरियस कंडीशन ना हो, आपकी मृत्यु ना हो, आपका शरीर कमज़ोर ना हो, आपका कोई अंग जो है ख़राब ना हो। तो आज के समय में बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी हैं, आर्टेमिसिन और आर्टिसोनेट, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं। ये आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। आपको बीमारी होती है, डायग्नोस होती है, आपने लैब में जांच कराई, उसके बाद आपको मलेरिया हुआ, आप फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ से उसके परामर्श से ही आपको दवाएं लेनी है। आपको बिना परामर्श के कोई भी दवा नहीं लेनी है, क्योंकि दवाएं जो है पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से हैं। मैंने आपको बताया मलेरिया 4 प्रकार का होता है, उसके कुछ अपने जो है टाइप के हिसाब से भी मार्केट में मेडिसिन है। तो उनके हिसाब से डॉक्टर आपके सजेस्ट करेंगे कि आपको कितनी डोज में आपको दवाएं लेनी है, क्योंकि उनका सुपरविज़न, उनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है। आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी ज़िंदगी में कोई भी दवा ना लें। तो ये मेरा मलेरिया के ऊपर आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी हम किसी अगली बीमारी पर वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।